बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402 का लेसन नंबर 6 और ये कंटिन्यूशन है और लेक्चर नंबर 5 की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जी कन्वर्जन कॉस्ट पहला टॉपिक है। कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता ही है कि जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको जब ऐड कर लेते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट निकल आती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है और एक कन्वर्जन कॉस्ट होती है। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है ये रॉ मटेरियल्स होती हैं और जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है जो उस रॉ मटेरियल को चेंज करने में लेबर यूज़ होती है और फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स होते हैं उनको मिला के जी कन्वर्जन कॉस्ट निकल आती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इट रिप्रेजेंट्स हैवी प्रोपोर्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट। द मैनेजमेंट शुड बी विजिलेंट अबाउट द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट के रिलेटेड क्या है जी, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू फिनिश गुड्स। वही सेम बातें जो मैंने आपको एक दफ़ा बता दी हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। Another problem that students often face while solving questions of cost of goods sold is non-availability of cost of finished goods inventory. अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को हम की वैल्यूएशन किस तरह करते हैं? अगर हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट मौजूद हो तो जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की जो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू निकल आती है। और कॉस्ट पर यूनिट हमें किस तरह मालूम होगी? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू है उसको जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू निकल आती है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपको निकालना आ चुका है, अभी तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस तरह निकलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। जब इसको ऐड हमने कर लिया तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आई। जब उसमें हम वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी जो बात है नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये किस तरह हमें पता चलेगा? यूनिट सोल्ड्स, जो हमने यूनिट सोल्ड किए उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, और उसमें से माइनस कर देंगे हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को, तो हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला है जिस तरह हम अलजबरा में यूज़ करते थे जी, एक्स की वैल्यू मालूम करनी हो। नॉर्मली जो होता है जी, क्या होता है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री को हम ऐड करते हैं प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो जी हमारे पास यूनिट सोर्स की वैल्यू निकल आती है। अभी चूँकि हमें यूनिट्स प्रोड्यूस का नहीं पता तो हम क्या करेंगे जी, सेम इक्वेशन को लेके यूनिट प्रोड्यूस को एज एक्स रख लेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा जी, यूनिट्स प्रोड्यूस इसी तरह रहेगा, इधर प्लस में ओपनिंग फिनिश गुड्स है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाली चीज़ है वो प्लस में हो जाएगी। तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, यूनिट सोल्ड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स, इससे हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। इसके बाद मटेरियल। मटेरियल क्या चीज़ है? मटेरियल एंड सप्लाईज। मटेरियल मीन्स द इन्वेंट्री दैट इज़ यूज्ड as input for production of finished output or rendering of services or for office use and packaging। मतलब कि रॉ मटेरियल या ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट के अलावा एज इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इसे भी हम सप्लाई उसे कह सकते हैं। ठीक है। इसकी दो कैटेगरीज है इन्वेंट्री की, एक मटेरियल होता है, एक सप्लाईज होती हैं। मटेरियल आगे फर्दर दो किस्म का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। और सप्लाईज भी दो किस्म की होती हैं, एक ऑफिस सप्लाईज होती हैं और दूसरी शिपिंग सप्लाईज होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है? वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप
किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसेबल होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आप कोई चेयर वो कोई भी चेयर बना रहे हैं लकड़ी की, तो लकड़ी की जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या फैक्ट्री सप्लाईज, इनसे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जी ये कॉस्ट, इस कॉस्ट के बगैर उस प्रोडक्ट की वो कीमत आपको नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, लेकिन आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते एक चीज़ पे। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज है। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ दोज आइटम्स गुड्स विच आर यूज्ड इन द ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। ठीक हो गया। और शिपिंग सप्लाईज होती हैं वो कॉस्ट जो पैकेजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है एक्रूअल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज परचेज इज नॉट चार्ज टू द प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जी अगर आपने रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का ख़रीदा है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 50,000 का जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड्स में। अभी ये तो नहीं होगा कि जी आपने जो 1 लाख का मटेरियल परचेज़ किया था आप उस सारे को कॉस्ट में कंक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें, ऐसा तो नहीं है। आपने जो कॉस्ट जो मालूम करनी है वो आपने 50,000 का जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है आपने उससे उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है। तो अक्रूवल कंसेप्ट का यही मतलब होता है। इसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस का ना एसेट होता है, और ये 3 किस्म में पड़ा होता है। रॉ मटेरियल जिसे मटेरियल या सप्लाईज कहते हैं, और वर्क इन प्रोसेस या सेमी फिनिश गुड्स भी उसे कहते हैं, और तीसरी किस्म जो है वो फिनिश गुड्स हैं। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर में। और इसकी मैनेजमेंट या मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके मेंटेनेंस या मैनेजमेंट के 2 सिस्टम हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। और यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं, और इनकी जो फर्दर एलेबोरेशन है या एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताई गई है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्वेंट्री की, उसके बाद हमें फिनिश गुड्स के कुछ यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद हमें कुछ ये भी बताया गया जी कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, उसके बाद मटेरियल परचेज़ वगैरह, कन्वर्जन कॉस्ट, फ्रेट इन, उसके बाद परचेज़ डिस्काउंट, ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, ये तमाम हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और हमें क्या गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जी इस इंफॉर्मेशन के लिए। आपको अंदाज़ा तो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं जी। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ की इन्वेंट्री को एडजस्ट करके डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का निकाल लेना है। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लेना है, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड कर लेना है। तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। उसमें वर्क इन प्रोसेस को हम जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की निकल आएगी वैल्यू। और जब उसमें हम फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। चल रहे हैं अभी हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 34,000 की। उसके बाद नेट परचेसेस। नेट परचेसेस का आपको मैंने बताया भी था किस तरह होता है जी। परचेसेस होती हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो रिसीविंग हैंडलिंग चार्जेस होते हैं उनको ऐड किया जाता है। उसके बाद हमने अगर कुछ वापस कर दिया इन्वेंट्री या कुछ रॉ मटेरियल वापस कर दिया उसको उसमें से लेस किया जाता है। उसके बाद जो हमें परचेज डिस्काउंट मिलते हैं उसको लेस किया जाता है, तो इससे हमारे पास नेट परचेजेस निकल आती हैं।
तो जी डायरेक्ट मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है 34,000। उसके बाद नेट परचेसेस को हमने आपस में सारी कैलकुलेशंस की, तो ये हमारे पास ही 360,600 रुपीज़ निकल आती है। ये हमारे पास अभी जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री और इस नेट परचेजेस को ऐड करते हैं तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है। और इसके बाद हमने यूज़ कितना किया है, जब हम इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकल आएगा। इसमें अभी हमने कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड किया है, आप डाटा देख लेना साथ साथ में, क्योंकि अभी बार बार आपको नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को जब हमने एडजस्ट किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू निकल आई। अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है आगे। तो सारी सी बात है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की इन्वेंट्री का पता होगा तो तभी जाकर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसी बात है। और अभी आपको ये देखें, फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है वो हमें नहीं पता कि जी फिनिश गुड्स कितनी हमने हमारे पास पड़ी हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जी अगर हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू मौजूद हो तो हम उसको जितने हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं ये फिनिश गुड्स में, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। अभी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 420 यूनिट्स, लेकिन हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम किस तरह निकालेंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें अपने आप को लास्ट वाले लेक्चर में, ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें मालूम है किस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या हमने वैल्यू इसकी निकाल ली है। तो इसको हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करेंगे। अभी नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का हमें फार्मूला भी पता है, वो किस तरह निकालते हैं। ये एक्स की वैल्यू वाला, ये देखें जी, ये एक्स की वैल्यू वाला हमने फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। हमारे पास ये पता है कि जी टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, 3,880, ठीक हो गया। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 300 यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 420 यूनिट्स। इसको अभी वर्किंग में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी यूनिट्स सोल्ड कितने हुए, उसमें हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, तो हमारे पास 4,000 यूनिट्स जो हैं मैन्युफैक्चर्ड हुए टोटल। अब इस 4,000 यूनिट्स को डिवाइड करना है, इसको हमने डिनोमिनेटर में रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 600,000 के डिवाइड करते हैं 4,000 से, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है, वो है 150 रुपीज़। और जब इसको हम क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 63,000 निकल आती है। तो भाई हम अभी यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ओपनिंग इन्वेंट्री को और फिनिश गुड्स को ऐड किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, उसमें से जी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को माइनस किया फिनिश गुड्स की, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल आती है। और ये हमारी पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। जी असाइनमेंट के क्वेश्चन है अभी, चलो वो तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हमें कुछ डाटा दिया गया और उसके बाद फैक्ट्री और अप्लाइड बेसिस पे भी हमें बताया गया, और जी उसके बाद कुछ हमें ये बताया गया जी 18,000 यूनिट्स जो थे वो कंप्लीट हुए हैं, बनाए गए हैं टोटल। अभी क्या क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड एट नॉर्मल एंड एट एक्चुअल बेस, ये दो चीज़ें बनानी है।
कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और अमाउंट ऑफ ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ये भी हमें बतानी है। इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखें जी। ये चार चीज़ें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई है मैंने। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट निकली। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को हमने अप्लाइड बेसिस पे इस्तेमाल किया। ये किस चीज़ के? डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 290,000 और इसका जी 30% 87,000 बनता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास निकल आई। वर्क इन प्रोसेस की जो इन्वेंट्री है उसको जब एडजस्ट किया तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आई। और उसके बाद मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स को जब हमने एडजस्ट किया तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल निकल आया। अभी दो चीज़ें हमने निकालनी, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एट नॉर्मल एंड एट एक्चुअल। अभी जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है उसको एक्चुअल बेसिस पे कितने बनते हैं जी? इनडायरेक्ट लेबर, लाइट एंड पावर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स टू मशीनरी और अदर एक्सपेंसेस, इन सब को मिला के हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल निकल आते हैं। जी एक्चुअल निकल आए 89,760 रुपीज़। और अप्लाइड बेसिस पे हमने कितना यूज़ कर रहे थे जी? 87,000। ठीक है, ये देखें 87,000। इसका मतलब है जी हमने कम इस्तेमाल किया, कम एस्टीमेट लगाया। अभी कम एस्टीमेट लगाया तो इसका मतलब है हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और बढ़ने भी चाहिए हर हालत में। क्योंकि ये आपको पता है ना कि अगर हमारे जो क्या कहते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अंडर अंडर अप्लाइड थे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, तो ये प्लस हो जाएंगे, अगर ओवर होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। अभी ये अंडर है, ठीक है, अंडर अप्लाइड हुए हैं। तो फिर क्या होता है जी? इसको हम जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेट जो एट नॉर्मल है उसमें ऐड कर लेते हैं। तो जी हमारा 821,260 रुपीज़ जो है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल निकल आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है कि जी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी है जी? ये अंडर अप्लाइड थे 2,760 रुपीज़। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट हमें पता होने चाहिए जी। कॉस्ट पर यूनिट हम किस तरह निकालेंगे जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो एक्चुअल बेसिस पे है, ये एक्चुअल बेसिस पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर इसको एडजस्ट किया पूरा मतलब बिल्कुल एक अलग स्टेट बनाई है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आया 18,460। जब इसको टोटल जो गुड्स हमारे मैन्युफैक्चर्ड हुए थे वो हैं जी 18,000, तो ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास निकल आई। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कुछ डाटा दिया गया है ये जी, और इसमें रिक्वायर्ड क्या है? ये कुछ 12 किस्म की इंफॉर्मेशन है जो होने चाहिए। तो ये मैंने इसको मैं ज़रा बिल्कुल सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है और ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ये सारी। इसका सलूशन है, ये देखें जी। नंबर 1, यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। मैन्युफैक्चर का वही एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने एक्स वाला फार्मूला लगा लिया। टोटल सोल्ड जो यूनिट्स हैं वो 12,400 हैं। उसमें मैंने एक क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया और ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, था यूनिट्स मैन्युफैक्चर मेरे पास निकल आए 12,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर बनानी है मैंने। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल को ऐड किया, टोटल मटेरियल कंज्यूम मेरे पास निकल आया। लेबर को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस की कोई इन्वेंट्री नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो यही जो हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है ये एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एक्ट करेगा।
इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को मैंने एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी निकल आई। बेसिकली तो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, लेकिन ये मैंने फर्दर यूज़ के लिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री किस तरह में पता चलेगी जी। हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट निकली है उसको जब हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स के साथ के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकल आएगी। ये कॉस्ट पर यूनिट हमने कहाँ से निकाल दी है जी। ये जो टोटल यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर्ड की हैं 12,500, इसको ये डिवाइड हुआ है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ, ठीक हो गया। और फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है जी, 200 फैंस, मतलब 200 यूनिट्स जो थे ना वो हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री थी। उसके बाद थी इनकम स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर प्लानिंग है। इनकम स्टेटमेंट का प्रोसेस बहुत आसान है जी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को माइनस किया, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। क्योंकि किसी किस्म का टैक्स मौजूद नहीं है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करते हैं, सोल्ड के साथ, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड के साथ, ना कि मैन्युफैक्चर्ड, ये चीज़ ध्यान में रखें। ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट को जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकल आता है। नेट प्रॉफिट पर यूनिट जो है जी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, उसको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट पर यूनिट निकल आएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो जो है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को सेल्स के साथ डिवाइड कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकल आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को आप जब डिवाइड करते हैं सेल्स के साथ तो हमारे जो वैल्यू है वो निकल आती है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशियो। उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो किस तरह निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को माइनस करें और उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके साथ डिवाइड कर दें तो हमारी फिक्स प्रोडक्शन पर यूनिट निकल आती है। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन देखें, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं। अभी उन्होंने पूछा जी कॉस्ट कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट क्या कौन सी है। अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो है ये नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। कॉस्ट में सिर्फ ये एक चीज़ है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये आ रही है। ये मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये दोनों चीज़ें जो हैं इनकम स्टेटमेंट में चली जाएंगी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में देखें जी फिक्स कॉस्ट ये आ रही है और बाकी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट जो ये आ रही है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, उसमें से वेरिएबल माइनस कर लेंगे हम। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में से वेरिएबल को माइनस किया, उसको मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स के साथ डिवाइड किया तो हमारा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाएगी, वेरिएबल जो उसमें से वैल्यू थी उसको यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद जी पूछ रहे हैं जी फिक्स एक्सपेंस पर यूनिट सोल्ड। अभी जो वो दो एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये दो चीज़ें, इसमें से जो फिक्स है उनको हम ऐड कर लिया और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं सोल्ड उन पर जो एक्सपेंस आएगा वो निकल आएगा जी। फिक्स जो है वो 70.46 रुपीज़ है और वेरिएबल जो है वो 8.32 रुपीज़ है। तो ये आपका लेसन नंबर 6 था। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे जी अपने लेसन नंबर 45 तक। तो बस आप मेरे साथ रहिएगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।